नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रूव्ड की डेफिनेशन, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप फिर भूल जाइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको अंडरलाइन कराए थे और उनका मीनिंग भी मैंने बताया है। एक फ्रेज मैंने और अंडरलाइन कराई थी और ये कहा था कि अगली वीडियो में बताऊंगा, और वो फ्रेज है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। यहां पर क्यों ऐसा नहीं लिखा गया अ फैक्ट इज प्रूव्ड, क्यों सेड टू बी को बीच में डाला गया? हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है एक तथ्य साबित हुआ, ऐसा कहा जाता है। कब? जब ये आगे की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी। अब रिपीट नहीं कर, आज की वीडियो में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, क्यों नहीं लिखा गया अ फैक्ट इज प्रूव्ड? जमीन आसमान का अंतर है दोनों तरीके से लिखने में। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक स्टोरी फिर सुनाना चाहूंगा, जैसे कि पीछे वाली वीडियो में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। एक व्यक्ति है जो मार्केट में से निकलकर जा रहा है। क्राउडेड मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जब वो मार्केट से ऐसे निकल के जा रहा था तो उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसका पर्स उसकी पॉकेट में नहीं है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। और उस व्यक्ति के इस पर्स में 10,000 रुपए कैश रखा हुआ था। जब उसको ऐसा फील हुआ कि ये पर्स उसकी पॉकेट में नहीं है तो उसने शोर मचाया, चोर चोर चोर, और मेरा पॉकेट में से मेरा वॉलेट लेकर, मेरा पर्स लेकर भागे। तभी उस मार्केट में एक दुकानदार ने देखा कि एक लड़का भाग रहा है। उसने शोर मचाया कि ये रहा चोर, ये रहा चोर, ये भाग रहा है चोर। तो मार्केट में जो दूसरे और लोग थे उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, और जब उसकी पॉकेट चेक करी गई तो उसकी पॉकेट में एक पर्स भी मिल गया। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब उस लड़के से पूछा गया और इतनी ही देर में यह व्यक्ति जिसका पर्स चोरी हुआ था वो भी वहां पर पहुंच गया जहां पर इस लड़के को पकड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को किसी भी व्यक्ति ने पॉकेट में से पर्स को निकालते हुए नहीं देखा है। ध्यान रखने वाली बात है कि पॉकेट में से पर्स इसी व्यक्ति ने निकाला है, ऐसा किसी ने नहीं देखा। ना तो जिस व्यक्ति का पर्स है उसने देखा, ना ही मार्केट में प्रेजेंट किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा। लेकिन जब उसे पकड़ा, पहली बात तो वो भाग रहा था, दूसरी बात लोगों ने जब पकड़ा तो उसके पास से एक पर्स मिला, और जब ये व्यक्ति जिसका पर्स चोरी हुआ था जब ये उसके पास पहुंचा तो उस पर्स को देखते ही इसने कहा कि यस, ये ही मेरा पर्स है। अब उस चोर ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने किसी का कोई पर्स नहीं चुराया है, मुझे तो जल्दी बुला रहे थे घर पे, फोन आया था कि तुम घर पे जल्दी आ जाओ, कोई दुर्घटना घट गई है, तो मैं तो भाग के जा रहा था घर पे कि कम से कम टाइम में मैं घर पहुंच जाऊं। तब इस व्यक्ति ने दो बातें बताई जिसका पर्स चोरी हुआ था। एक बात उसने बताई कि मेरे पर्स में 10,000 रुपए कैश है। अब उसमें जब कैश चेक किया गया तो उसमें 10,000 रुपए में से एक 500 रुपए का नोट कम निकला।
पूरे 10,000 रुपए नहीं थे। फिर इसी व्यक्ति ने, जिसका पर्स चोरी हुआ, उसने कहा कि नहीं, मेरे पर्स में मेरा विजिटिंग कार्ड भी रखा है। जब पर्स को और चेक किया गया तो उस पर्स के अंदर इस व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड मिल गया। तो इस विजिटिंग कार्ड वाले क्वेश्चन पर उस लड़के ने जवाब दिया, जिसको पकड़ा चोरी के आरोप में, कि जी मुझे तो पीछे मैं जब मार्केट में आ रहा था तो मुझे तो रोड साइड में ये कार्ड पड़ा हुआ मिला था और मुझे लगा कि ये मेरे काम का है, तो मैंने उठा के रख लिया था, और ये कि मैं बाद में कॉल कर लूंगा इस व्यक्ति को, मुझे कुछ काम कराना है, तो ये इनका विजिटिंग कार्ड तो इस तरीके से मेरी पॉकेट में पहुंच गया, मेरे पर्स में आ गया है। और क्योंकि ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए तो नहीं है, ये तो मेरे पैसे हैं, 9,500 रुपए मेरे हैं ये। अब यहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस इस व्यक्ति जिसका पर्स चोरी हुआ, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, इसके स्टेटमेंट पर एफआईआर रजिस्टर कर लेती है और इसके बाद वहां बाकी लोगों के स्टेटमेंट लिखकर, जिसने दुकानदार ने शोर मचाया कि वो लड़का भाग रहा है, वो उसका कंडक्ट, इसका आचरण दिखाया गया कि एक जो गिल्टी पर्सन होता है, जो चोर होता है, वो चोरी करने के बाद भागता भी, तो ये भाग रहा था। दूसरा, जब इसके पास से पर्स निकला तो वो उस व्यक्ति ने पहचान कर बताया कि ये मेरा ही पर्स है, उस व्यक्ति के स्टेटमेंट में आ गया। तीसरा, उस व्यक्ति ने बताया कि इसके अंदर मेरा विजिटिंग कार्ड भी था, तो विजिटिंग कार्ड भी निकला। इन सब बातों को आधार मानते हुए पुलिस ने इस लड़के को इस पर्स के चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और माननीय कोर्ट के सामने पेश कर दिया और चार्जशीट भी इसके खिलाफ दाखिल कर दी। लेकिन दोस्तों, कानून देखिए इमोशंस पर नहीं चलता है, कानून प्रूफ पर चलता है। कोई फैक्ट साबित हुआ या साबित नहीं हुआ, प्रूव हुआ या डिसप्रूव हुआ या नॉट प्रूव रह गया, इन बातों पर कानून चलता है। उससे पहले यह जानना होता है कि कोर्ट किन किन बातों को चेक करेगा। तो उसके लिए फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य देखता है वो किसी भी केस के, और फिर रेलेवेंट फैक्ट देखता है कि इन विवादक तथ्यों के साथ में कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट हैं, किन किन को सुना जाए कोर्ट में। मैंने एक वीडियो में बताया था 4 बातें। इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ने के लिए वो वीडियो भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो चारों बातें। उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जरूर देख लीजिए। अब मैजिस्ट्रेट के सामने जब ये मैटर गया, तो अब क्वेश्चन क्या होगा मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने? क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पर्स है ये इसी व्यक्ति का है जिसने चोरी का आरोप लगाया है? नंबर दूसरी बात कि अगर ये पर्स इसी व्यक्ति का है तो क्या जिस पर आरोप लगाया गया है इसी व्यक्ति ने पॉकेट से निकाला था क्या, इसी व्यक्ति ने चोरी किया था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी किया हो और भागते भागते उसके हाथ से गिर गया मार्केट में, इसे मिला तो इसने उठा लिया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चोरी में 2 लोग शामिल हैं, एक ने चोरी की, पर्स निकाला पॉकेट से, वो भाग गया, दूसरे को पकड़ाकर ये दूसरा व्यक्ति तो नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हालात चेंज होंगे वैसे वैसे अपराध भी चेंज हो जाएगा। मान लो कि एक चोर ने किसी व्यक्ति की पॉकेट में हाथ डाल के पर्स निकाला, जब वो भाग रहा था तो उसके हाथ से वो गिर गया और मार्केट में चलने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को वो पर्स दिखाई दे गया, उसने उठाया, अपने पास रख लिया। अब यहां पर 2 अपराध हुए, एक अपराध चोरी का, ये किसने किया था? उस लड़के ने किया था जिसने पर्स पॉकेट में हाथ डाल के निकाला था, जो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके हाथ से गिर गया था। उसने कंप्लीट ऑफेंस कर दिया थेफ्ट का,
चोरी का। अब जब ये गिरा हुआ पर्स किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जिसे पता ही नहीं है कि ये पर्स किसका है, जबकि उसके अंदर कुछ पैसे भी हैं, उसने उठाया और अपने पास रख लिया, वहां पर दूसरा ऑफेंस हुआ है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, हालांकि कंप्लीट नहीं है ये अभी, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो सकता है। जब तीसरी सिचुएशन कि जब चोर ने पॉकेट से निकाला पर्स और किसी दूसरे को देकर अपने ही साथी को और भाग गया, तो यहां पहले ने चोरी की है और दूसरे ने कौन सा अपराध किया है? रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध किया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो अपराध भी चेंज हो जाता है। और हमारा कानून ये कहता है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सजा देनी है, पनिशमेंट देनी है, तो उसे केवल और केवल उसी अपराध की सजा दी जा सकती है जो अपराध उसने किया है। तो जिस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े हुए पर्स को उठाकर अपने पास रख लिया था, उसे चोरी के अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। या फिर जिस व्यक्ति ने चोरी की थी और भाग रहा था, हाथ से पर्स गिर गया, उस व्यक्ति को क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की सजा नहीं दी जा सकती। अर्थात जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसको उसी अपराध की सजा दी जाएगी। तो मैजिस्ट्रेट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया कौन सा है, और इनको कैसे पता लगाएगा? कि जो गवाह कोर्ट में आएंगे, जो सबूत एविडेंसेस साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, उन एविडेंसेस को देखेगा कोर्ट, चेक करेगा कि कौन सा तथ्य, कौन सा फैक्ट प्रूव हुआ, साबित हुआ, कौन सा साबित नहीं हुआ। और जो फैक्ट साबित हुए उन सबको अगर एक जगह मिला दिया जाए तो कौन सा अपराध बनता है? जो अपराध बनता होगा उसी अपराध की सजा मिलेगी, और अगर कोई अपराध नहीं बनता होगा तो सजा नहीं मिलेगी। ये हमारा कानून कहता है। बट क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ये केस कोर्ट के सामने गया तो यहां तीन पार्टी हैं दोस्तों, तीन पार्टी। ध्यान देना, कितनी पार्टी हैं? तीन पार्टी। पहली पार्टी है पुलिस, जो केस को कोर्ट में लेकर गई। दूसरी पार्टी है वो लड़का जिस पर चोरी का आरोप है। हम अभी तक यही कहेंगे कि चोरी का आरोप है, चोरी नहीं करी उसने। चोरी करी उसने ये जब कहा जाएगा जब उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाएगा, जब कोर्ट में एविडेंस के आधार पर साबित कर दिया जाएगा कि हाँ इसने चोरी की है। अभी तक बोलेंगे कि जिस पर चोरी का आरोप है, दूसरी पार्टी वो हो गई। और तीसरी पार्टी है कोर्ट। तो पहली पार्टी पुलिस के लिए कौन होता है? कोर्ट में जो पुलिस के मैटर को प्रेजेंट करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लो का भी हो जाएगा। दूसरा जो एक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप है, उसके लिए कौन होता है? डिफेंस काउंसिल, वकील साहब होंगे जो उसके मैटर को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट। और तीसरे होंगे जज साहब, जो दोनों की स्टोरी, दोनों के एविडेंसेस, साक्ष्य को देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये तथ्य कि ये पर्स इसी व्यक्ति का है साबित हुआ या नहीं हुआ। अगर ये साबित हो गया तो क्या ये पर्स इसी व्यक्ति ने, इस लड़के ने इस व्यक्ति की पॉकेट से निकाला था, क्या साबित हुआ या नहीं हुआ। और साबित कैसे होगा, इस बात को जानने के लिए पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। उसमें दो तरीके मैंने बताए आपको, कि दो तरीके बताए, केवल तरीके। देखो, किसी तथ्य को साबित करने के तरीके और भी हैं जो मैं अभी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सभी पर डिटेल डिस्कशन के साथ वीडियो आपको मिलेंगी। इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो। मैंने देखा है कि मेरे व्यूज तो आते हैं बट नोटिफिकेशन से नहीं आ रहे हैं लोगों के व्यूज। इट मींस आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है, और नोटिफिकेशन ऑन है तो नोटिफिकेशन से वीडियो नहीं देख रहे हो आप। तो अब आपने देखा कि जो तीन पार्टी हैं यहां पर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक, दूसरे डिफेंस काउंसिल अक्यूज के लिए, तीसरे जज साहब, इन तीनों में से क्या कोई भी व्यक्ति मौके पर था क्या इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को होते हुए देखा है क्या? मैं तो ये कहता हूं कि इस घटना में इन तीनों व्यक्तियों को तो छोड़ दो, यहां तो किसी ने भी घटना को होते हुए नहीं देखा है। तो अब ऐसे मामले में कौन कह सकता है कि यही व्यक्ति चोर है? कोई भी एक व्यक्ति हो जो इस मामले में कह सकता हो कि यही लड़का जिसको पकड़ा है भागते हुए यही चोर है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उसको पॉकेट में हाथ डाल के इस पर्स को बाहर निकालते देखा ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं यही चोर है, उन्होंने नहीं देखा है कि ये चोर है, ना चोरी करते हुए देखा है। इधर से जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं नहीं इसने चोरी नहीं करी है, उन्होंने नहीं देखा कि इसने चोरी नहीं करी है। और फाइनली जज साहब को डिसाइड करना है कि यही चोर है या ये चोर नहीं है। उन्होंने भी नहीं देखा है। अगर देखा होता इन तीनों में से किसी ने, या जज साहब ने खुद ने देखा होता, तब कहा जा सकता था कि दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। लेकिन तीनों में से किसी ने नहीं देखा है। जज साहब को डिसाइड करना है इस क्वेश्चन को, तो जज साहब डिसाइड कैसे करेंगे? तो जब प्रूव्ड की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई तो एक बात तो है कि जज साहब को बिलीव हो जाए कि हां ये तथ्य अस्तित्व में है, दिस फैक्ट एग्जिस्ट्स। या फिर अगर उनको विश्वास नहीं होता है तो वो फैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस के आधार पर कंसीडर कर लें कि एक प्रूडेंट मैन ऐसा मानता है, इन परिस्थितियों में एक प्रूडेंट मैन ऐसा मानता है कि हां ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, इस तथ्य का अस्तित्व है। इस तथ्य मतलब कि इसी लड़के ने इस पॉकेट में हाथ डालकर ये पर्स निकाला होगा। क्या कर रहे हैं जज साहब? इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये चेक करने के लिए कि कोई तथ्य प्रूव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अनुमान क्या 100% ठीक हो सकता है? उन्होंने लिखा है कि जब एक प्रूडेंट पर्सन, प्रज्ञावान व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व के होने को मानता है किन्हीं परिस्थितियों में, तो वो मानता है, ऐसा नहीं कि 100% मानता है, वो कहता है सो प्रोबेबल, इतना अधिसंभाव्य मानता है कि एक जो प्रूडेंट पर्सन है ऐसे तथ्य के अस्तित्व को मानते हुए काम कर सकता है। सो प्रोबेबल, प्रोबेबल है, नॉट सो सर्टेन, सो प्रोबेबल, अधिसंभाव्य है। इसका मतलब जज साहब ने केवल और केवल प्रोबेबिलिटी चेक की है कि इसी व्यक्ति ने ये पर्स, इसी लड़के ने ये पर्स अंदर पॉकेट में हाथ डालकर बाहर निकाला होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सर्टेन नहीं है। सर्टेन का मतलब 100% हां देखा था किसी व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति आके कोर्ट में कहता है यस मैंने देखा था, तब भी जज साहब को इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा उस विटनेस पर,
हो सकता है कि विटनेस झूठ बोल रहा हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता जज साहब को चेक करनी पड़ेगी कि कितना ठीक। अगर कहता है कोई आदमी हाँ मैंने देखा था, तो बिलीव कर सकते हैं उस पर, बट उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद। तो यहां पर जज साहब कर क्या रहे हैं? इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं तरीके से, जो तरीके बताए गए बिलीव करने का या प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन पर कंसीडर करने का, इन सबको ध्यान में रखते हुए जज साहब अंदाजा लगा रहे हैं। इसलिए सर्टेन नहीं है कि वो कह सकते हैं कि दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। नो, दिस फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड। कहा जा सकता है, अब कहा जा सकता है, इतनी बातें देखने के बाद, इतनी एविडेंसेस देखने के बाद, इतने मैटर्स को कंसीडर करने के बाद, अब ये कहा जा सकता है कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है। इस तथ्य के अस्तित्व की इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस तथ्य के अस्तित्व को मानते हुए कार्य कर सकता। तो ये इज सेट टू बी प्रूव्ड क्यों लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया सीधे सीधे इज प्रूव्ड? क्यों? क्योंकि जज साहब भी सर्टेन नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि इसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। अगर श्योर होते तो यहां इज प्रूव्ड होता, और यहां पर सो प्रोबेबल की जगह सो सर्टेन और समथिंग समथिंग कुछ और लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो फ्रेजेस जो लिखी जाती है ना किसी भी लॉ के अंदर, बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन करने के बाद लिखी जाती है, बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद लिखी जाती है। तो आप जब ये समझने लगेंगे कि किस तरीके से ये वर्ड्स यूज हो रहा है यहां पर, तो वहां आप अच्छी इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक्चुअल मीनिंग भी निकाल पाएंगे लॉ का, लॉ की एक्चुअल इंटेंशन भी आप जान पाएंगे, और आप जब दूसरों पर फिर डिपेंड भी नहीं रहेंगे कि लॉ को कोई दूसरा बताएगा तभी आप समझेंगे उसको, आप खुद भी समझना शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैटर में इज सेट टू बी प्रूव्ड, इस डेफिनेशन में इज सेट टू बी प्रूव्ड क्यों लिखा गया, ये आपको अब समझ आ गया। अब रह जाती है बात कि किसी भी तथ्य को प्रूव हुआ या डिसप्रूव हुआ या नॉट प्रूव रह गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने तरीके से लिखा गया कि एक तथ्य को साबित हुआ माना जा सकता है। तो कितने तरीके से माना जा सकता है? तो दो तरीके तो इस डेफिनेशन में है, प्रूव्ड की डेफिनेशन में। एक तरीका है कि कोर्ट सीधे सीधे बिलीव कर ले, विश्वास कर ले कि हाँ ये तथ्य एग्जिस्टेंस में है, और अगर सीधे सीधे बिलीव करने के लिए उसके पास कोई आई विटनेस नहीं है तो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख ले, और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस लेकर, परिस्थिति साक्ष्य लेकर जो विटनेस कोर्ट में आ रहे हैं, वो परिस्थितियों के आधार पर चेक करेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि क्या एक प्रूडेंट पर्सन इस तथ्य के एग्जिस्टेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी मानता है, इस तथ्य की प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी मानते हुए कोई एक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका ये हुआ। अब बाकी के तरीके के किसी तथ्य को कितने तरीके से प्रूव किया जा सकता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आज आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, अगर मिला है तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करता हूं। और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसमें मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ और कुछ बातें भी मैं डिस्कस करूंगा, जो कहीं ना कहीं किसी तथ्य को साबित करने के लिए एक दो तीन तरीके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए हैं। तो मैं आज विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय
इन।